हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर ऑडिट स्पेशल रिवीजन वीडियोस फॉर स्पेशली सितंबर 25 एंड जन 26 अटेम्प्ट। ये रिवीजन वीडियोस में आप लोग को तीन बेनिफिट्स मिलेंगे। मैम, तीन बेनिफिट्स कौन कौन से मिलेंगे? द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग। यस, मैं आप लोगों को हर स्टैंडर्ड की, हर चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दूंगी। देखो, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हम एक रेगुलर क्लास में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, बिकॉज अगर उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना ही समझाने का अगर हम रिवीजन वीडियोस में शुरू कर देंगे तो फिर ये वीडियोस आपके रिवीजन पर्पस के लिए नहीं रहेगी कि आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कवरेज कर सको। तो हाँ, एक डिसेंट आपको अंडरस्टैंडिंग हर चैप्टर की, हर स्टैंडर्ड की दी जाएगी। द सेकेंड इज लर्निंग। आपको सबसे बड़ा ऑडिट में अगर कोई चैलेंज आता है, वो लर्निंग का आता है कि यार हमसे ऑडिट याद नहीं होती है। सो मैं आप लोगों को रिवीजन वीडियोस में ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स या फिर निमोनिक्स वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप अपने ऑडिट को अच्छे से लर्न कर सके एंड लंबे टाइम के लिए उसे रिटेन भी कर सके। ठीक है। एंड द थर्ड इज इन दी शॉर्टेस्ट टाइम। मतलब अभी मैंने आपको जो दो पॉइंट्स बताए थे, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग का, वो मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में आपको पूरा करा के इस रिवीजन वीडियोस में दूंगी। ये रिवीजन वीडियोस फुल्ली अवेलेबल ऑन यूट्यूब रहेंगी हमेशा। एंड आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां से फटाफट से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में मैंने सब चीजें कवर कर रखी हैं। देखो, अभी आप लोग को यहाँ पे ऐसे 200 दिख रहा होगा तो वो अपने मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन जितना भी अपना रेलेवेंट पार्ट जो मुझे लगा था वो मैंने ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से उठाकर भी इसमें डाल दिया है, ताकि आप लोग के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए। ऐसे नहीं आपको अलग अलग जाकर के ये कंटेंट यहाँ से पढ़ना पड़ रहा है, वहां से पढ़ना पड़ रहा है। नो, सब कुछ इसमें ही कवर्ड है। यानी आपके ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स भी इसमें आ गए, आपका स्टडी मटेरियल भी इसमें ही आ गया, एंड आपके कोई अदर रेलेवेंट पॉइंट्स थे वो भी इसमें आ गए। एनटीपी आरटीपी अगर कोई पॉइंट भी था वो भी सब इसमें ही आ चुका है। तो सब आपका ये होलसम कवरेज है, आपको इसके बाद कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पीडीएफ एंड मेरे वीडियोस को आराम से सुन लिया, पढ़ लिया, तो आपको ऑडिट में कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको फिर अपने रिटेंशन पे ध्यान देना है। रिटेंशन के लिए आपको फर्स्ट हेल्प तो मैं ही कर दूंगी बाय गिविंग यू ट्रिक्स, निमोनिक्स। ठीक है। एंड उसके बाद मल्टीपल रिवीजन के लिए आप या तो मेरे वीडियो को दोबारा रेफर कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि हम खुद से एक बार रिवाइज करेंगे तो आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो। दैट होली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको अपने मल्टीपल रिवीजन कैसे करने हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस को देखो, ताकि आप अपने ऑडिट को थोड़ा जल्दी से फास्ट पेस में कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो अपने रिवीजन को शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर हैविंग द चैप्टर Standard Essay 200 Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with Standards on Auditing। ठीक है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा ये समझ ले कि ऑडिट क्या होता है, कैसे होती है, तो अपन को थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी मिलेगी। ठीक है। हाँ जी, तो पहले अपन थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑडिट की ले लेते हैं, एंड देन फिर हम अपने मेन स्टैंडर्ड पे जंप ऑन करेंगे। ठीक है। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या है? देखो, कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, हम डिसीजन लेंगे कि हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। देन सेकेंड इज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। भाई, हम उसका काम करेंगे, उसकी कंपनी की ऑडिट करेंगे, तो उसमें हमारी टर्म्स क्या रहेंगे, क्या काम हमें करना रहेगा, क्या काम वो हमें करके देगा, हमारे बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्या हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो सब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखा जाएगा। एंड देन जब हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम अपने प्रोसीजर्स पे आएंगे कि अब हमें अपने ऑडिट के प्रोसीजर्स लगाने हैं। ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं? या तो आरएपी होते हैं या फिर एफएपी होते हैं। आरएपी क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसमें भाई हम सिर्फ असेस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें लग रहा है कि पॉसिबल गलतियां हो सकती हैं, पॉसिबल फ्रॉड या एरर हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पे असेसमेंट कर रहे होते हैं, रिस्क का हम देख रहे होते हैं, हम अपना अंदाजा लगा रहे होते हैं। ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे रिस्क को असेस कर लिया होता है, देन हम आते हैं अपने एफएपी पे, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में। यानी काम करना तो हम अब शुरू करेंगे, पहले तो हमारा सिर्फ असेसमेंट चल रहा था, टेस्ट चल रहा था हमारा। अब हम एक्चुअल में अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाएंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में तो क्या होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हमारे मैनेजमेंट ने लगाए होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं कि भाई वो सही है या नहीं है। एंड उसके अलावा हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में क्या आता है? या तो हमारे टेस्ट ऑफ डिटेल्स आते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपको एग्जाम्पल चाहिए तो क्या आएगा? वाउचिंग आएगा। हम एक एक बाई पेपर को, इनवॉइस को चेक
चेक करते हैं वो क्या होता है, हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है, या फिर हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं कि भाई हमारे, अगर हम होटल इंडस्ट्री में है तो हमारे इतने कस्टमर्स जनरली आते हैं तो हमें इतना रेवेन्यू हो जाएगा, ये क्या है, हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हैं ताकि हम चेक कर सके। मतलब हम पहले तो देख रहे हैं कि हमारे अंदाजे से तो इतना रेवेन्यू होना चाहिए था, इतना ही रेवेन्यू हुआ है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, हम एनालाइज कर रहे हैं। जहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं तो वो होते हैं हमारे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, SAP। ठीक है, तो हमने ये सारे प्रोसीजर्स अपने यहाँ पर लगाए। उसके बाद हमने प्रोसीजर्स लगाए तो हमें कुछ एविडेंसेस तो मिले ही होंगे। उन एविडेंसेस को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, यानी हमें उनको चेक करना है, इनसे हम क्या कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं। एक बार हमें समझ में आ गया कि हाँ हमारा कंक्लूजन ये है कि कंपनी में सब कुछ सही है, थोड़ी सी गड़बड़ी है या ज्यादा गड़बड़ी है, हमें एविडेंसेस प्रॉपर मिले ही नहीं है, हमारा कोई तो कंक्लूजन बना होगा। वो कंक्लूजन, वो ओपिनियन के बेसिस पे हम अपने आगे ओपिनियन फॉर्म करते हैं। बेसिकली पहले हमें एविडेंसेस मिले, उनको हमने एनालाइज किया, उनसे हमने कंक्लूड किया, एंड देन हमने अपनी ओपिनियन दी है। ओपिनियन क्या होती है हमारी, देखो ऑडिट एंगेजमेंट में हमारी ओपिनियन होती है रीजनेबल अश्योरेंस, यानी रीजनेबल ओपिनियन हम देते हैं यहाँ पे कि हमने मोटा माटी सब चेक कर लिया, हमारे अकॉर्डिंग कोई भी गलती नहीं है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब ही क्या होता है कि हम 100% गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आपकी कंपनी बिल्कुल ठीक है, बट हाँ हमने रीजनेबली सब कुछ चेक कर लिया है, हमें ऐसे कोई फेस पे कोई गलती नहीं है, ना ऐसा हमें कुछ मेजर डिफॉल्ट मिला है। तो हमने 100% नहीं कहा, बिकॉज 100% में तो हम पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करते हैं तब जाके पता चलता है, लेकिन ऑडिट में कभी भी 100% हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ना ही हम 100% हर चीज को चेक करते, बिकॉज यहाँ पे मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि हम इतने अमाउंट से ऊपर की अमाउंट्स को चेक करेंगे, इससे नीचे के हम चेक नहीं करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रीजनेबल अश्योरेंस आएगा, बिकॉज हमने 100% चेक ही नहीं किया, तो हमने 100% जब चेक नहीं किया तो हम 100% गारंटी भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस यूज करते हैं कि हाँ हमने मोटा माटी सब चेक कर लिया, कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी कंपनी बिल्कुल साफ सुथरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपिनियन में अपन क्या क्या बोलते हैं, या तो हमारे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, यानी आपकी कंपनी में सब कुछ सही है, या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी कुछ तो गलती है। अब मॉडिफाइड में भी अपने 3 टाइप्स के आगे आते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसके बारे में इन डिटेल वैसे अपन इंटर में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम फाइनल में भी पढ़ेंगे इन आर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कौन सा, अपना रिपोर्टिंग का, जिसमें हम इनके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। बस अभी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हमारे ओपिनियन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो समझ में आया एकदम शॉर्ट में कि हमारे ऑडिट के प्रोसीजर्स एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब अपने बेसिक अपने स्टैंडर्ड पे अपन जंप ऑन करते हैं। हाँ जी, तो आज अपन कौन सा वाला स्टैंडर्ड करने वाले हैं, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है, इसमें बेसिक चीजें बता रखी है कि भाई ऑडिटर को अपना काम कैसे करना चाहिए, उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है। एंड मैं आपको ये पहले ही बता दूं, ये अपना मेजरली इंटर के सिलेबस का पार्ट था। फाइनल में तो बस आईसीएआई ने इतना सा बोल रखा है कि हमने जितना इंटर में पढ़ा है ना आपको, हम उससे भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे फाइनल में भी रखा है, ताकि आपके जो इसमें मेजर मेजर पॉइंट्स है वो आपको पता रहे, याद रहे, ताकि अगर बाय चांस इफ एनी क्वेश्चन कम्स आप उसका आंसर दे सकें। देखो इसका वेटेज ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी ऑडिट में इतने सारे अपने चैप्टर्स है, इतना सारा कुछ कंटेंट है जिसमें से आईसीआई पूछ सकता है, तो ऐसे 200 तो जनरली बनता नहीं है कि आईसीआई पूछेगा। स्टिल हमें अपना पूरा रिस्क कवर करना चाहिए, तो मैंने आपको जितने भी अपने मेन पॉइंट्स जो कि आपके लिए फाइनल के लिए रेलेवेंट है वो मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, ताकि आप एकदम अपने 100% अश्योरेंस में, आपको 100% देखो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस दे रही हूँ कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखो हर चीज में ऑडिट होनी चाहिए, भली कोई भी बात करो उसमें ऑडिट का आपका टच होना ही चाहिए। ऑडिट कहते हैं ना कि आपके खून में मिल जाए, वैसे आपको करनी चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी ऑडिट में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ऑडिट से प्यार कर लो, उससे भागो मत। ऑडिट से जिस दिन प्यार करोगे उस दिन बहुत आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, इसको तो भाई बच्चा बच्चा एकदम इंटर का बच्चा भी रट लेता है, फाइनल का बच्चा भी रट लेता है, एंड ये एकदम पेट लाइन हो जाती है। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, मैंने पहले बताया रीजनेबल अश्योरेंस है, 100% गारंटी नहीं है। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपको ध्यान नहीं है तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं।
मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ ना पॉइंट्स मैंने रेड में हाईलाइट कर रखे हैं, ये सारे आपके कीवर्ड्स है जो आपको अपने ऑडिट के लिए, अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखने चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी इस पीडीएफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता रहेगा कि ओके दीज आर द की पॉइंट्स जिनको मुझे याद रखना होगा। तो आप डायरेक्टली जब भी अपने रिवीजन के लिए बैठोगे तो आप इन कीवर्ड्स पे ही ध्यान दोगे, ठीक है। तो अपने सबसे पहले क्या पढ़ा, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, यानी हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम व्हाट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये फ्रॉड और एरर क्या होता है, देखो गलतियां दो तरीके से हो सकती है, या तो किसी ने इंटेंशनली की हो या फिर किसी से अनइंटेंशनली हो चुकी हो। तो इंटेंशनली करेंगे तो वो कौन से आएगा, फ्रॉड बनेगा। अगर किसी से अनइंटेंशनली क्लरिकल एरर कोई हो गया तो वो क्या होता है, हमारा एरर होता है। तो यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, कैसे, या तो फ्रॉड के थ्रू यानी इंटेंशनली, या फिर एरर के थ्रू यानी अनइंटेंशनली। इनेबलिंग ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो अपनी ओपिनियन देगा, अभी अपन ने ओपिनियन नीचे पढ़ी थी, on whether financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF। FRF क्या होता है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैम ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, इंटर में एएस पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी एफआर में इंडियस पढ़ रहे हो, तो वही सब होते हैं हमारे एप्लीकेबल एफआरएफ। यानी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस बेसिस पे बनेंगे, किन रूल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे, वही होते हैं हमारे एफआरएफ। एंड हमारे बेसिकली दो ही एफआरएफ है जो बहुत ही कॉमन है, एक तो एएस है एंड दूसरे इंडियस है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। उनमें पूरा अपन वो कहते हैं ना स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग ही बनता है कि हाँ इसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे, इसमें अपन को ये डेप्रिसिएशन लेना है, वो सब हमारा किसके अकॉर्डिंग चलता है, हमारा एएस एंड इंडियस के अकॉर्डिंग चलता है। एंड वही हमारे क्या होते हैं, हमारे एफआरएफ होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको ये चेक करना होगा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने या नहीं बने। तो देखो इंडिया के लिए तो एएस एंड इंडियस तो एप्लीकेबल है, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे इंडिया वाइड यूज होते हैं। जो छोटी कंपनीज है वो एएस यूज करती है, जो बड़ी कंपनीज है वो इंडियस यूज करती है। एंड बाहर की कंपनीज कौन सा यूज करती है, आईएफआरएस यूज करती है, जो कि बाहर के लिए एप्लीकेबल एफआरएफ है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि आप जिस भी कंट्री में जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो उस कंट्री के एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ होने चाहिए, ठीक है। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट। भाई एक होती है अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आईएआर, तो उसमें अपन ऑडिटर अपनी पूरी ओपिनियन देता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये ओपिनियन है, मतलब जो भी हो सकती है उसकी क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, जो भी उसकी ओपिनियन है वो उस फाइनेंस उसमें रिपोर्ट में लिखेगा एंड अपने मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। तो यहाँ पे अपने बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक तो हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमारे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कैसे, या तो फ्रॉड के थ्रू या फिर एरर के थ्रू। एंड दूसरा हमारा क्या है, टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल से अपने दो ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात हो गई। हाँ जी, अब नोट क्या आ गया नीचे, where reasonable assurance cannot be obtained and a qualified opinion is insufficient, auditor is required to disclaim an opinion or withdraw from engagement where it is legally permitted। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा आपको नीचे समझाती हूँ, ज्यादा इन डिटेल ही अपना चैप्टर नंबर 7 रिपोर्टिंग में आएगा। देखो मैंने यहाँ आपको चार टाइप के ओपिनियन बताए थे। एक तो अपना जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन की भाई एकदम सब कुछ सही है, तो उसमें तो कुछ ज्यादा आगे है नहीं। अपन अब बात करेंगे अपने मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन अपने कितने टाइप की है, तीन टाइप की है, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ही और लिखती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि एविडेंसेस मुझे मिले हैं, यानी मुझे एविडेंसेस मिले एंड उनमें गलतियां कि हम जब भी अपनी कोई भी ओपिनियन देते हैं तो उस केस में अगर हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है या फिर एडवर्स है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ रहा है, यानी हमारी कुछ गलती है, तो यानी वो मटीरियली मिसस्टेटेड ही होगी। बिकॉज हम ओपिनियन में जब ही देते हैं जब हमारी कोई गलती मटीरियली मिसस्टेटेड होती है। तो हम हमेशा कभी भी अगर हम इसमें जाएंगे तो वो मटीरियली मिसस्टेटेड तो होगी। बेसिकली हम दो पैमाने कह सकते हैं, हम दो बेसिस कह सकते हैं जिस बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सा ओपिनियन देना है। तो एक तो होता है कि वो मटीरियली है एंड दूसरा होता है वो परवेसिव है। परवेसिव क्या होता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो इम्पैक्ट करती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि मुझे एविडेंसेस मिले हैं।
तो अब मेरा क्वालिफाइड ओपिनियन कौन से केस में आएगा? देखो, मटीरियली तो मिसस्टेटेड है, वो तो हमेशा होता ही होता है, लेकिन उसका परवेजिव इफेक्ट यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। इस केस में मैं कौन सा दूंगी? अपना क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगी। नेक्स्ट, एडवर्स ओपिनियन कब दूंगी? जब मटीरियली तो मिसस्टेटेड है लेकिन उसका परवेजिव इफेक्ट भी है, यानी वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो गलती इंपैक्ट कर रही है। इसको छोड़ दो अभी डिस्क्लेमर ओपिनियन को, अब नीचे आओ। नेक्स्ट केस में मुझे एविडेंसेस मिले ही नहीं है, मुझे एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो इस केस में मेरी क्या है होंगे एरर्स? पॉसिबल एरर्स होंगे, बिकॉज मैं एनालाइज तो कुछ कर नहीं पाई हूँ। तो इस केस में मुझे क्या बोलेगा? पॉसिबल एरर्स। अब वो पॉसिबल एरर्स कैसे होंगे मेरे? मटीरियली मिसस्टेटेड तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगेन वो परवेजिव नहीं होंगे। तो इस केस में कौन सी ओपिनियन आ जाएगी? मेरी क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाएगी। एडवर्स ओपिनियन इस केस में नहीं आती है। एंड नाउ अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मटीरियली तो मिसस्टेटेड है ही, लेकिन वो परवेजिव भी इफेक्ट है, यानी वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रही है। यानी मेरे पॉसिबल एरर्स मटीरियली मिसस्टेटेड भी हो सकते हैं एंड वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे केस क्या आ गया कि भाई मुझे एविडेंसेस मिले भी नहीं एंड उनका परवेजिव इफेक्ट है। तो इस केस में मैं कौन सा ओपिनियन दूंगी? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगी। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या होता है कि भाई मुझे इसे कंपनी की ऑडिट करने के लिए एंगेज तो किया गया था, लेकिन मैं अपनी कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास एविडेंसेस ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने कोई ओपिनियन दी नहीं है। एंड जनरली ऑडिटर्स ऐसी ओपिनियन देने से बचते हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर मुझे ऐसी ओपिनियन देनी पड़ रही है तो इससे बढ़िया है कि मैं इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाऊं। लेकिन कई लीगल रेगुलेशन होते हैं, जैसे सेबी के रेगुलेशन हैं फॉर लिस्टेड कंपनीज, कि आप अपनी कंपनी से ऐसे बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में ऑडिटर को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही देना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ऑडिटर यही ट्राई करता है कि मैं अगर लीगली परमिटेड हूं तो मैं विड्रॉ कर जाऊं, लेकिन अगर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है तो उस केस में उसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ता है। अब आगे अपन ऊपर पढ़ लेते हैं अपना क्या पॉइंट है, अब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है अब यहाँ पे? where reasonable assurance cannot be obtained, एविडेंसेस नहीं मिले हैं एंड अ क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट, यानी परवेजिव इफेक्ट रख रहा है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन, यानी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना होगा और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, या फिर विड्रॉ कर जाओ वेयर इट इज लीगली परमिटेड। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब आ गया अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? शक्की दिमाग, हमेशा हर किसी पे शक करना। तो ऑडिटर को हमेशा एक बीवी की तरह अपने क्लाइंट पे शक करना चाहिए कि इसने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, तो इसको अच्छे से ढूंढो कहाँ से क्या गलती करी है। तो हमेशा हमें अपना शक्की दिमाग रखना होता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक अलर्ट माइंड के साथ पूरी ऑडिट को करना चाहिए कि हमें अगर कोई भी इस तरह की पॉसिबल गलती हो कि हमारे क्लाइंट ने कुछ तो गलती करी है तो हम उसे पकड़ सके। बेसिक इसका मतलब यही है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन में? एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, हमेशा क्वेश्चन करना कि ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है, हमेशा हर जगह मतलब ऐसे शक्ति दिमाग रख के क्वेश्चनिंग माइंड रख करके चीजों को ढूंढना। बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर और फ्रॉड एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, अब ये शक्ति दिमाग हमें कैसे हेल्प करता है? इट रिड्यूसेस रिस्क। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, बेनिफिट्स। क्वेश्चन में हो सकता है ना ऐसे नहीं पूछे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से कौन से रिस्क रिड्यूस होते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बेनिफिट्स में भी सेम ही पॉइंट्स आएंगे, बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions in determining nature, timing and extent. Just write over here, nature, timing and extent of the audit procedures and evaluating the results thereof, and over generalizing when drawing conclusions from the audit observations। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? थोड़ा सा इसे कहानी की तरह समझते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, ऑडिटर ने किसी सर्कमस्टेंस को ओवरलुक कर दिया। अगर उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी उसने अलर्ट दिमाग अपना नहीं रखा है तो उसने कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है उसको ओवरलुक कर दिया। अब अगर उसने कोई सर्कमस्टेंस ऐसा कोई इवेंट को ओवरलुक कर दिया है तो उसने जो अपने अजम्पशंस बनाए होंगे वो भी उसके गलत हो गए, यानी अजम्पशंस कैसे हो गए? उसके इनएप्रोप्रिएट हो गए। अब उसके अगर सर्कमस्टेंस को इवेंट को ओवरलुक कर दिया, उसके अजम्पशंस उसके गलत हो चुके हैं, तो उसके जो कंक्लूजन्स होंगे वो कैसे सही हो सकते हैं? तो उसके कंक्लूजन्स भी कैसे हो गए? ओवर जनरलाइज हो गए। तो आप थोड़ा सा इसे कहानी की तरह फॉर्म कर पा रहे हो? सबसे पहले मैं यहाँ लिख के देती हूँ आपको,
सबसे पहले उसने क्या किया, ओवरलुक किया अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को, किसी अनयूजुअल इवेंट को। अब उसने अगर ओवरलुक कर दिया तो उसकी वजह से उसके अजम्पशंस भी गलत हो गए, अजम्पशंस गलत हो गए। तो अब अगर उसने सर्कमस्टेंसेस को ओवरलुक कर दिया, उसके अजम्पशंस गलत हो चुके हैं, तो उस केसेस में उसके कंक्लूजन्स कैसे फॉर्म होंगे, उसके कंक्लूजन्स भी गलत फॉर्म होंगे, यानी वो ओवर जनरलाइज्ड बनेंगे। ओवर जनरलाइज ऐसा है कि आपको ये कीवर्ड याद करना होगा ताकि आप हमेशा कंक्लूजन के साथ ओवर जनरलाइज्ड ही लिखें। तो उसके कंक्लूजन्स कैसे हो गए, वो भी गलत हो गए, यानी ओवर जनरलाइज्ड हो गए। तो एकदम कहानी की तरह करो, सबसे पहले ओवरलुक किया सर्कमस्टेंसेस को, देन उस अजम्पशंस उसके गलत हो गए उसकी वजह से, एंड अगर उसके सर्कमस्टेंसेस ने ओवरलुक किया, उसके अजम्पशंस गलत है, तो उसके जो कंक्लूजन है वो भी ओवर जनरलाइज्ड है, यानी वो गलत है। तो इस तरह से आपकी ये 3 बेनिफिट्स है जो आपको याद रखने हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, आपको किस किस चीजों के लिए अलर्ट रहना चाहिए, क्वेश्चंस ऑन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए क्या वो रिलायबल है, आपको ये पूछना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए उसके लिए। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, कोई एविडेंसेस कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है एक दूसरे से। कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड्स, कोई पॉसिबल फ्रॉड्स तो नहीं है। एंड सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू, यानी फिर कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्या, उस चीज को भी एनालाइज करना है। यानी आपको हर जगह एकदम अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट किस चीजों के लिए, एक तो आपको रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस तो नहीं है, कोई पॉसिबल फ्रॉड की चांसेस तो नहीं है, या फिर आपके जो ऑडिट प्रोसीजर्स है आपको कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स की तो नीड नहीं है क्या। तो इस तरह से आपके ये 4 पॉइंट्स बनते हैं। इसमें आप अगर देखोगे सबसे मेन पॉइंट्स अपने क्या है, बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये एक बार आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम। आप इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, रोमम बोल सकते हैं। कि आपने इतनी देर से मैम हमें रोमम पढ़ाया था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, एरर के थ्रू हो सकते हैं, फ्रॉड के थ्रू हो सकते हैं। अब आप ये बताइए कि रोमम होते कहाँ पे, कैसे आपको हमें पता चलेगा किस किस जगह पे रोमम हो सकता है। तो जब आप अपने आरएपी कर रहे होते हो, आप एनालाइज कर रहे होते हो, असेस कर रहे होते हो, तो उस केस में आपको रोमम 2 जगह मिल सकता है। 2 जगह कौन कौन सी होती है, एक तो ऐसा हो गया कि आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बड़ी सारी गलती मिल गई, तो वो क्या हो गया, आपके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट कर रहा है। एक हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर किसी आइटम में, किसी अकाउंट बैलेंस में, किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, या फिर किसी डिस्क्लोजर में कोई गलती मिली हो, तो वो हो गया हमारा असर्शन लेवल का गलती। देखो अब आप गलती को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक तो हो गया जो हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर रहा है, एंड एक हमारी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, किसी पर्टिकुलर बैलेंस को। देखो अगर मैं अकाउंट बैलेंस की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर मैं बोल रही हूँ अकाउंट बैलेंस, यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, बैलेंस शीट की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, पीएनएल की बात कर रही हूँ। एंड अगर मैंने बात करी है डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है हमारा, नोट्स टू अकाउंट्स। आप इन्हें शॉर्ट में बोल सकते हो ABCD। ABCD क्या मैम कैसे बना है, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स। यानी शॉर्ट में बोले तो अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स। तो इससे क्या होता है, जल्दी से हमें चीजें याद हो जाती हैं। शॉर्ट फॉर्म से यार यूज करने चाहिए, एग्जाम में पूरा लिखना है लेकिन खुद की लर्निंग के लिए आप शॉर्ट में बोल सकते हो। तो हमें क्या करना होता है, हमें ABCD में चेक करना होता है अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर्स पे, कि हमारे कोई गलती तो नहीं है क्या, कोई एकदम ट्रांजेक्शन लेवल की गलती तो नहीं है क्या। अब ऊपर लिखा हुआ है असर्शन लेवल। असर्शन लेवल क्या होता है, असर्शन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर सपोज एक कट ऑफ हो गया, आपको 31 मार्च पे डिसाइड करना है कि ये ट्रांजेक्शन बिफोर 31 मार्च है या आफ्टर 31 मार्च है। कंप्लीटनेस की वाइज में सारी चीजें रिकॉर्डेड है या नहीं है। वैल्यूएशन एक हमारा होता है, राइट होता है कि इस पे हमारा राइट है या नहीं है, वैल्यूएशन इसकी क्या वैल्यू है। तो ये सब हमारे असर्शन होते हैं। एक हो गया हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट, एंड एक होता है हमारे असर्शन लेवल में गलती। असर्शन लेवल में कंप्लीटनेस में गलती है, राइट में गलती है, हमारे वैल्यूएशन में गलती है, कट ऑफ में गलती है। तो वो सब हो गए हमारे असर्शन लेवल के। असर्शन लेवल की गलतियां किसमें मिलती है, या तो हमारे अकाउंट बैलेंस में मिलेगी, या हमारे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में मिलेगी, या फिर हमारे डिस्क्लोजर्स में मिलेगी। ठीक है, ऊपर चलते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है अब यहाँ पे, रोमम में एग्जिस्ट एट 2 लेवल्स। 2 लेवल्स कौन कौन से, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल विच रेफर्स टू रिस्क दैट रिलेट परवेसिवली, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट,
एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शंस। मेनी असर्शन यानी बहुत सारे असर्शंस को एक साथ भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना, कंप्लीटनेस, राइट, कट ऑफ, वैल्यूएशन and assertion label for account balance, class of transaction and disclosure, ABCD. They are assessed in order to determine the nature, timing and extent of further audit procedures. NT मतलब होता है अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब FAP का मतलब होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये तो एकदम शॉर्ट फॉर्म से जो हम इंटर में भी यूज करते हैं, स्टिल मैं यहाँ पे आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिख देती हूँ। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो अपनी गलतियां दो तरीके से हो सकती है, एक तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड एक असर्शन लेवल पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गए हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस। भाई देखो, हम ऑडिट को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम उस पर 100% अपनी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि एकदम सब कुछ सही है। तो मैम हम 100% गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, हम हर चीज को अच्छे से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, जिस वजह से ऑडिटर सब कुछ एकदम 100% गारंटी से नहीं बोल सकता कि हाँ सब कुछ सही है या फिर कुछ गलती है। अब क्यों ऐसी चीजें हैं वो पढ़ते हैं अपन यहाँ पे रीजंस। सबसे पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मतलब क्या है कि देखो भाई, अगर हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें हम प्रोविजन तो बनाते ही बनाते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, या फिर हमारा कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसके लिए भी हम प्रोविजन बनाते हैं। अब ये सब हम किस बेसिस पे बनाते हैं? कोई हम कहीं पे कैलकुलेशन होती है इसकी? नो, ये तो एक प्योर जजमेंट होता है कि हाँ इतना बनना चाहिए, इतना में पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। तो ये बेसिक हमारा एक प्योर जजमेंट होता है। तो जजमेंट हर किसी का अलग हो सकता है। ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करे कि भाई मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लिया है वो सही है या नहीं है? तो उसे मानना ही पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, जो मैनेजमेंट ने बोल दिया वही मान लेते हैं, बिकॉज उसके पास कोई बेसिस नहीं है उसे चेक करने का। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, लिटिगेशन में जाके समझेगा कि ये भाई हारेंगे जीतेंगे, लेकिन तब भी वो एकदम 100% एक्यूरेसी से नहीं बोल सकता कि इतना प्रोविजन सही है या गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया कि भाई नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा है कि जजमेंट होते हैं यहाँ पे। जजमेंट किसके? मैनेजमेंट के, जिसपे ऑडिटर कुछ भी कर नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। भाई देखो, हम ऑडिट प्रोसीजर्स में हर चीज को चेक करते हैं। एक होता है तो मटीरियलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था। मटीरियलिटी यानी इससे नीचे के जो फिगर्स होंगे, अमाउंट्स होंगे, उनको हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर के जितने भी अमाउंट्स होंगे उनको हम चेक करेंगे। तो भाई अब हो सकता है ना कि नीचे वाले अमाउंट्स में कोई ना कोई गलती हो, तो उनको तो हमने छोड़ दिया। और फिर भी हम जो बाकी के, हम जो इस मटीरियलिटी लेवल से ऊपर के जो अमाउंट्स है उनको हम चेक करते हैं, स्टिल हम उसमें 100% एकदम घुस घुस के हर चीज को चेक नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस फ्रेज है कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। हम भाई उससे बाहर से एक रखवाली कर सकते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, लेकिन हम अंदर घुस के इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं होती, ना ही हमें कंपनी बताती है। एक तो कंपनी के वैसे ही इतने सारे लिमिटेशन होते हैं कि आप ये चीज नहीं देख सकते, हमारी ये बहुत मतलब प्रिवेसी है, इससे हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे अगर कंपनी इतनी सारी चीजें छुपा रही है तो हम 100% तो इन डिटेल गारंटी दे ही नहीं सकते। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारा रीजनेबल अश्योरेंस है, बिकॉज हमने सिर्फ चेक किया है, हमने पूरा इन डिटेल जाकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। अब देखो, अगर एक ऑडिटर है, ऑडिट करने के लिए जा रहा है, तो वो ये चीज देखेगा कि भाई मुझे इसकी ऑडिट फीस कितनी मिल रही है, प्लस मुझे कितना इसमें अपने एफर्ट्स को डालना पड़ रहा है। देखो, कोई भी ऑडिटर है वो ऑडिट करने जाने से पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई मेरे घंटे कितने लगेंगे, मतलब पार्टनर के घंटे कितने लगेंगे, प्लस मेरी टीम के कितने घंटे लगने वाले। तो वो पूरी कॉस्ट निकालते हैं कि हाँ इस एंगेजमेंट को करने की मेरी इतनी कॉस्ट लगने वाली है, प्लस मुझे इतनी इससे ऑडिट फीस मिलेगी, तो हाँ ठीक है मुझे बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। तो हर ऑडिटर को ही मैनेज करना होता है कि हाँ उसको बेनिफिट ज्यादा हो रादर देन उसकी जो कॉस्ट लग रही है। प्लस उसे ये भी ध्यान ध्यान रखना होता है कि भाई ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए एक फाइनेंशियल अपनी कंप्लाइंस ड्यू डेट होती है, तो ड्यू डेट से अपन उसको कंप्लाई करना होगा। तो उसे ये डिटरमाइन करना होता है कि हाँ ठीक है मैं टाइम से ऑडिट को कंप्लीट कर दूं, ताकि मेरा ओवर उसमें नहीं जाए कि मैं ड्यू डेट को भी पार करके अपनी ऑडिट को कर रहा हूँ। नो, उसे हर चीज मैनेज करनी होती है कि टाइम से कंप्लीट भी हो जाए, प्लस उसके बेनिफिट ज्यादा ही रहे रादर बीइंग कॉस्ट। एंड उसके साथ में ये भी मैनेज करना होता है कि हाँ ठीक है जो कंपनी के हाई एरियाज है जिनमें रोम ज्यादा हो सकता है उनको मैंने देख लिया। जो छोटी मोटी चीजें हैं तो उसकी तो वैसे भी टॉलरेंस पावर कंपनी की खुद की भी होती है, तो ठीक है वो छूट भी जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बड़े एरियाज है उनको मैं कवर कर लूँ। तो उसे सब चीजें मैनेज करनी है, उसे टाइम का भी मैनेज करना है, ड्यू डेट से पहले पहले उसे ऑडिट को कंप्लीट करना है, प्लस उसे अपनी कॉस्ट का, उसे अपने बेनिफिट्स का, प्लस जो हायर एरियाज हैं उनको भी कवर करने का। तो उसे सब चीजें ध्यान रखनी होती है। तो हो सकता है कि वो छोटी चीजों को छोड़ दे। अब अगर इतने सारे उसे सब चीजों का ध्यान रखना होता है तो ये भी अपने तरह का इनहेरिट लिमिटेशन होता है, जिस वजह से वो 100% गारंटी नहीं बोल सकता, हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि हाँ मैंने मोटा माटी चेक कर लिया, कोई भी गलती इसमें नहीं है। अब इसके अलावा अपने कुछ अदर मैटर्स आते हैं। अदर मैटर्स क्या है? इन केस ऑफ सर्टेन असर्शंस, असर्शन मैंने आपको पहले बताए थे, पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट सच एज
फ्रॉड। भाई अब यहाँ पे ना बेसिकली अपने स्टैंडर्ड्स आ गए, बाकी वाले स्टैंडर्ड्स क्या क्या स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं जिस वजह से आपके इनहेरेंट लिमिटेशन आ सकता है। सबसे पहला फ्रॉड। अब भाई फ्रॉड ऐसा हो सकता है कि इतना छुपा के एम्प्लॉइज ने किया हो कि आप ढूंढ ही ना सको। अब अगर इस तरह से किया गया होगा तो कैसे ऑडिटर को ढूंढेगा, मतलब कैसे ऑडिटर ढूंढेगा, तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अपना क्या होगा कि अगर फ्रॉड किया होगा कि कल्यूजन करके फ्रॉड किया है तो वो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सबसे पहले अपना एक इनहेरेंट लिमिटेशन आ गया। इसका स्टैंडर्ड कौन सा है अपना, एसए 240। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्सिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस। भाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन के बारे में ऑडिटर को कैसे पता चलेगा जब तक मैनेजमेंट ही नहीं बताएगा। अगर मैनेजमेंट ने नहीं बताया तो ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा। तो वो भी एक चैलेंज बनता है कि अगर भाई ये रिलेटेड पार्टी होगी, इनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो मैं कैसे पता करूंगा। तो वो भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन बनता है। इसका स्टैंडर्ड कौन सा है अपना, एसए 550। देन अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। भाई अगर आपने कोई भी नॉन कंप्लायंस किया है लॉज एंड रेगुलेशन से, देखो एक कोई भी कंपनी होती है उस पर इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। हर लॉज एंड रेगुलेशन की नॉलेज ऑडिटर को जरूरी नहीं है। उसे जितने भी फाइनेंशियल लॉज है उनके बारे में पता होगा, लेकिन इसके अलावा भी इतने सारे अदर लॉज होते हैं, जरूरी नहीं है ऑडिटर को पता हो। तो अगर ऑडिटर से वो छूट गए तो उसकी भी कोई ना कोई लाइबिलिटी, कोई ना कोई पेनल्टी आ सकती है, तो उससे ऑडिटर नहीं बचा सकता है। तो वो भी एक तरह का अपना लिमिटेशन हो गया। तो ये भी अपना एक इनहेरेंट लिमिटेशन बनता है। इसका स्टैंडर्ड कौन सा है अपना, एसए 250। देन फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। भाई अब अगर कंपनी की ऑडिटर कर रहा है तो उस बेसिस पे तो उससे देख जाए कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न है, लेकिन ऑडिट करने के बाद कोई इस तरह का इवेंट हो गया, फॉर सपोज आग लग गई। अब आग लगने के बाद ये लग रहा है कि यार कंपनी तो आगे चल नहीं सकती बिकॉज इसका तो सारा स्टॉक ही जल चुका है, सारी इसकी इन्वेंट्री खत्म हो चुकी है, कैसे आगे सर्वाइव करेगी। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो गए जिससे बाद में लग रहा है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो पहले तो ऑडिटर ने बोल दिया कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न है, एकदम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सही है, लेकिन अब तो चेंज हो चुका है। तो ये भी एक तरह का अपना इनहेरेंट लिमिटेशन बनता है। तो ये सारे अपने वो पॉइंट्स है जो अदर मैटर्स में आते हैं कि जो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन में एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट्स रहते हैं। जैसे फ्रॉड है, फ्रॉड को कैसे पता करेगा, रिलेटेड पार्टी के बारे में कैसे ऑडिटर को पता चलेगा, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जिनकी नॉलेज ही ऑडिटर को नहीं है तो वो भी पता नहीं चलेगा। गोइंग कंसर्न, अगर बाद में कुछ तरह के इवेंट्स हो गए जिससे गोइंग कंसर्न नहीं रहा तो वो भी एक तरह का इनहेरेंट लिमिटेशन है। बेसिकली अपने सारे स्टैंडर्ड्स को मिला के फ्रॉड वाला कौन सा हो गया अपना, एसए 250 240 वाला। एंड रिलेटेड पार्टी वाला हो गया अपना एसए 550। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हो गया अपना एसए 250। एंड गोइंग कंसर्न हो गया अपना एसए 570। अगर आपको सिर्फ एसेस भी लर्न हो गए, ऐसे नंबर्स भी लर्न हो गए, तो आप आराम से इन पॉइंट्स को बना सकते हैं। एंड जनरली देखो 200 से मैंने आपको पहले भी बताया था आते नहीं है, फिर भी इनहेरिट लिमिटेशन वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो आपको याद रहना चाहिए कि मेन इसमें पॉइंट्स क्या रहते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी इसमें मेन पॉइंट्स अपने ऐसे 200 में वो आपको करा दिए हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेना तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, एंड बहुत ही छोटा सा ऐसे है, एक बार पढ़ के भी छोड़ दोगे दैट इज सफिशिएंट फॉर द फाइनल लेवल। ठीक है, सो हियर फॉर दिस नाउ इतना ही मुझे स्टैंडर्ड में आप लोगों से बात करनी थी। जल्दी मैं दूसरा स्टैंडर्ड भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। स्टे ट्यून देन। आप अपने अच्छे से पढ़ाई को करो एंड मेक वन थिंग वेरी श्योर कि ये अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में मैं ये बन के रहूंगा या बन के रहूंगी। एंड अपने हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करो, ऑडिट को भी अच्छा टाइम दो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छा टाइम दो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें लिख के प्रैक्टिस करो ताकि आपके हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, तो मैं जल्दी दोबारा आऊंगी, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। सो हियर दिस इज सी गुप्ता साइनिंग ऑफ।